फिस्टुला जो एक बीमारी है, या तो एक बार सिंपल एक अब्सेस या एक इन्फेक्शन हुआ एनल कैनाल के अंदर, उससे शुरू होके अंदर के अंदर जो क्रिप्ट्स होती हैं उसके अंदर इन्फेक्शन होके टॉयलेट के अंदर भी कई बार पस निकलती है, अंदर से जो एनस गुदाकार होता है छेद, और कई बार बाहर से पस निकलती है जो लैट्रिन के अराउंड, जो गुदा का भाग होता है उसके अराउंड मल्टीपल छेद हो जाते हैं जहाँ से पस आनी शुरू होती है। तो वो सिर्फ सिंपल इन्फेक्शन से हो सकती है, कई बार क्रॉन्स डिजीज़ से होती है। क्रॉन्स डिजीज़ होती है जो इसके एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर सारी बॉडी के अंदर डिफरेंट इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉब्लम्स होती है और साथ के साथ फिस्टुलास बन जाते हैं। टॉयलेट के रास्ते से तो पस लैट्रिन आ ही रही है, साथ के साथ जो छेद है उसके अंदर से गैस पास हो रही है, उसके अंदर से कई बार स्टूल आ रहा है, पस आ रही है, रुक जाती है, बंद होती है, फिर दोबारा आने शुरू हो जाती है। तो ये फिस्टुला इसके एसोसिएटेड है। कई बार कोलोनिक कैंसर्स के अंदर भी फिस्टुलास देखे गए हैं जो इतने कॉमन नहीं है, बट हाँ दे आर पॉसिबल। अच्छा, ओबेसिटी या फिर जो लोग मोटे हैं उनका कोई लिंक है क्या? उनको खतरा ज़्यादा रहता है इसका? नहीं, ऐसा कोई मेजर लिंक नहीं है, बट डेफिनेटली थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का एलिमेंट इनके अंदर ज़्यादा रहता है जिसके कारण दे हैव दिस प्रॉब्लम। और प्रॉन्ग्ड सिटिंग रहती है होने के कारण उस एरिया में प्रेशर्स बढ़ते हैं। तो कुछ कुछ पेशेंट्स ऐसे देखे जाते हैं कि जिनको पेरिएनल कंडीशंस ज़्यादा बहुत मोटे लोगों के अंदर होता है। एक अनदर प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा ओबीस होते हैं, वो इस एरिया का क्लीनिनेस भी प्रॉपर नहीं कर पाते, इवन दे आर नॉट एबल टू क्लीन इट प्रॉपरली। उसके कारण भी, यानी कि हाइजीन का भी इसमें एक रोल है। हाइजीन इज ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन दिस। इसके अलावा मैंने पढ़ा था कहीं पर कि किसी को अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है या फिर उसका पोस्चर सही नहीं है, वो सही से बैठता नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसका कोई लिंक है पाइल्स से या फिर फिस्टुला की अगर हम बात करें? वही मोर ऑफ इट इज़ रिलेटेड टू द लोकल हाइजीन। अगर स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम्स हो गई हैं तो वो तो बैठ चल ही नहीं पा रहा, खड़ा नहीं हो पा रहा, तो वो क्लीन कैसे कर पाएंगे खुद। और अगर कोई और दूसरा क्लीन कर रहा है, उसको अमाउंट ऑफ रबिंग नहीं पता, ज़्यादा क्लीन हो गया, ज़्यादा रबिंग हो गई, अल्सर्स हो जाते हैं, फिर इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सब सारे के सारे काफ़ी फैक्टर्स मिक्स करके ये प्रॉब्लम्स बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर एक बात और जो दिमाग में आती है कि अगर जो बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग हैं उनके भी अगर हाथ पैर नहीं चलते या फिर ज़्यादा मूवमेंट्स वो नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं खतरा उनको भी बन जाता है इसका। हाँ, उनके अंदर बढ़ जाता हाइजीन का फैक्टर वहाँ पे डायबिटीज़ के अंदर ज़्यादा देखे गए हैं। बहुत सारे फिस्टुलास हमारे पास ऐसे आते हैं जो ठीक नहीं हो पाते और बार बार 4-4 ऑपरेशन लोगों ने कराए होते हैं। वो कारण उनका यही होता है कि एक तो हाइजीन प्रॉपर नहीं होती, दूसरी शुगर है जिसके कारण जो इन्फेक्शन को ठीक नहीं होने दे पा रहा। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनके अंदर ट्यूबरक्लोसिस के कारण फिस्टुला हुआ होता है। कुछ पेशेंट के अंदर इवन क्रॉन्स, जैसे मैंने आपको बताया, वो पेशेंट भी आते हैं, वो क्रॉनिक इन्फेक्शन उनके अंदर ठीक ही नहीं हो पाता। तो ऐसे पेशेंट में हमारे पास एक स्पेशल जो इंस्ट्रूमेंट है हम यूज़ करते हैं, एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं। इसका नाम है वाफ्ट, वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हम एक छोटी सी दूरबीन के अंदर से ही पूरा का पूरा फिस्टुला का ऑपरेशन कर लेते हैं, जिसमें कोई चीरफाड़ नहीं होती, और अंदर से जाके फिस्टुला को पूरे का पूरा निकाल लेते हैं। जहां अंदर का छेद इसका फिस्टुला का जो अंदर गुदा के रास्ते में होता है उसको बंद कर देते हैं, और उसके बाद से पेशेंट रिकवर करना शुरू हो जाता है, ठीक हो जाते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर द फिस्टुला इन एनो, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं हमारे पास। इवन इंटरनेशनल पेशेंट्स आ रहे हैं इस चीज़ के लिए। इंडिया में अलग अलग भागों से पेशेंट्स आते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, एक दिन में करा के चले जाते हैं। दे आर ऑल्सो रिकवरिंग वेरी वेल विद दिस। डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं? अगर किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, पाइल्स है या फिर फिस्टुला की शुरुआत हो रही है, तो कैसे इसकी पहचान होती है? देखिए, अगर पाइल्स है तो बेसिकली क्लिनिकल डायग्नोसिस है इसका, देखने से पता चल जाता है, ब्लीडिंग से और साइन सिम्टम से पता चल जाता है। और अगर ये फिस्टुला है तो फिस्टुला भी आमतौर पे देखने से इसका छेद तो पता चल जाता है, बट कोई भी ऑपरेशन, कोई भी आगे इसकी प्लानिंग करने के लिए हमारे को या तो एक फिस्टुलोग्राम कराते हैं, डाई डालते हैं उस छेद के अंदर, और उसको देखते हैं कि वो मसल्स में कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट प्लान करना होता है। अगेन देन अनदर टेस्ट जो है MRI है, नीचे के भाग का, पेल्विस का, वहाँ पे हम उसको जांच करते हैं, जिससे पेशेंट्स की मसल्स अलग अलग, एक गुदा का भाग और फिस्टुला का ट्रैक्ट कहाँ कहाँ से मसल्स के अंदर पास होके जा रहा है, वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो इसी से हमारा ट्रीटमेंट प्लान होता है। अगर कोलोनोस्कोपी या फिर एनोस्कोपी भी कुछ ऐसे होते हैं? हाँ, एनोस्कोपी भी होती है। एनोस्कोपी इज बेसिकली जो हम क्लिनिकल डायग्नोसिस में बता रहा हूँ, जो एनोस्कोपी जैसे ही हम देखते हैं, प्रोक्टोस्कोपी भी बोलते हैं हम एनोस्कोपी को, जिससे हमारे को पाइल्स दिख जाती है, इवन फिस्टुला की इंटरनल ओपनिंग भी दिख जाती है।
पर ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशंस अलग अलग बीमारी के हिसाब से होती हैं। अगर सिर्फ पाइल्स है तो प्रोक्टोस्कोपी करने से ही हमको कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और जिससे हम इसका डायरेक्टली अगर मेडिसिन या ऑपरेशन जो भी इलाज है वो प्लान कर लेते हैं। पर अगर ये फिस्टुला है तो हमारे को फिस्टुलोग्राम कराना पड़ता है, इवन MRI भी कराना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर पूरी प्लानिंग पेशेंट की चेंज हो जाती है। अगर ये मसल्स के फिस्टुला भी लो फिस्टुला होते हैं, हाई फिस्टुलाज होते हैं। लो फिस्टुलाज हैं जो मसल्स के अंदर से नहीं जा रहे, जहाँ से हमारा जो वाल्व कंट्रोल है, स्फिंक्टर कंट्रोल जिसको बोलते हैं एनएस का, अगर वो उस मसल्स के अंदर से ऊपर जा रहे हैं तो कई बार ऐसे भी ऑपरेशन करने पड़ते हैं कि वो पेट के ऊपर टॉयलेट का रास्ता बनाना पड़ता है, जिसको हम डाइवर्शंस बोलते हैं। तो डाइवर्शन करके नीचे का ऑपरेशन किया जाता है, जिससे ये फिस्टुला ठीक होता है। और जब वो पूरा हील हो जाता है उसके बाद ये वाला रास्ता, पेट का रास्ता बंद किया जाता है। पर यही ऑपरेशंस अगर अभी जो हम वाफ्ट की बात कर रहे हैं, यही वाले अगर ये कॉम्प्लेक्स फिस्टुलाज भी हमारे पास आते हैं जो स्फिंक्टर मैकेनिज्म्स मसल्स के अंदर भी अलग अलग भाग में घुसे हुए हैं, तो उनको भी हम दूरबीन से अंदर ही अंदर बिना मसल्स को नुकसान पहुंचाए हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं, और वो ऐसे पेशेंट कोलोस्टमी से बच जाते हैं। जो ये इन प्रॉब्लम्स को लेकर डॉक्टर साहब कुछ मिथ्स भी लोगों के दिमाग में, या फिर ट्रीटमेंट की अगर बात करें कुछ मिथ्स हैं, लोग डरते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? काफ़ी मिथ्स हैं। पहली मिथ ये है कि पाइल्स का ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, नहीं कराना चाहिए, दोबारा आ जाता है। पर ऐसा नहीं है। इनिशियली डेफिनेटली अर्लियर साइंस इतनी डेवलप्ड नहीं थी जिसमें पेनलेस ट्रीटमेंट नहीं था पाइल्स का, बट नाउ मशीन के द्वारा, स्पेशल मशीनें हैं हमारे पास जिसके द्वारा हम इनका ऑपरेशन करते हैं, वो प्रैक्टिकली पेनलेस है। एक दिन में आते हैं पेशेंट, सुबह ऑपरेशन कराए, काफ़ी बार शाम को ही घर चले जाते हैं, या 24 आवर्स के अंदर छुट्टी होकर घर चले जाते हैं, एंड लाइफ लॉन्ग उनको प्रॉब्लम दोबारा नहीं आती। जो एक स्टेपलर हेमरोइडेक्टमी एक ट्रीटमेंट है इसका पाइल्स का, जिससे ऑलमोस्ट 0% रिकरेंस हम बोल सकते हैं आती है। उसी तरह से फिस्टुला के ट्रीटमेंट भी ऐसे हैं कि फिस्टुला के अंदर ये है कि नहीं करेंगे तो दोबारा आएगा, बढ़ जाएगा, पर अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली बढ़ेगा, कर लेंगे तो एक पॉसिबिलिटी है कि 100% क्योर हो जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत अच्छी बात है आपने बताई, हमारे कॉलर के सवालों के जवाब दिए, शुक्रिया आपका। तो हेल्थ लाइव में आज हमने चर्चा की पाइल्स पर और फिस्टुला पर, और जाना कि कितनी खतरनाक ये हो सकती है अगर इसको इग्नोर किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।